हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, डीसी मशीन। और डीसी मशीन में हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्मेचर के वो डीसी मशीन के पार्ट्स। तो जिसमें हमने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। कौन कौन से? सबसे पहले बॉडी, स्टेटर, फिर पोल एंड फील्ड वाइंडिंग। ये 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारा 5वां पार्ट है आर्मेचर। कि आर्मेचर किसे कहते हैं, क्या काम करता है आर्मेचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्मेचर। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है आर्मेचर। तो आर्मेचर में जो हमारा सबसे मेन पहले बात है कि आर्मेचर हमको उसका साइज कैसा होता है। तो आर्मेचर का साइज होता है बेलनाकार। आर्मेचर कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार आकार का होता है। आर्मेचर जो देखने में जो हम देखते हैं तो वो किस तरह दिखता है? बेलनाकार आकार का दिखता है। मतलब कुछ इस टाइप का हमारा आर्मेचर होता है। जैसे कि ये कोई आर्मेचर है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? आर्मेचर होता है। और इस पे क्या कटे होते हैं? हमारे स्लॉट्स कटे होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे क्या कटे होते हैं? स्लॉट्स कटे होते हैं इस तरह। इस तरह हमारे इसमें क्या होते हैं? स्लॉट्स कटे होते हैं। ये हमारा क्या है? आर्मेचर बाइंडिंग। और इनमें हम क्या करते हैं? कंडक्टर को हम डालते हैं, ठीक है। इसमें हमारी क्या होती है? आर्मेचर बाइंडिंग। तो ये हमारा क्या है? आर्मेचर का कुछ इस तरह इसका डायग्राम होता है, ठीक है। अब आर्मेचर दिखने में कैसे दिख रहा है? बेलनाकार जैसे रूप में। अब आर्मेचर को सबसे पहले यह पूछा जाता है कि आर्मेचर किसका बना होता है। तो आर्मेचर बना होता है कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील का। कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इन चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं पार्ट बनाने के लिए? तो उसके लिए आपको क्या करना, पार्ट्स की जो पहली वीडियो है उसको देखना। उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि स्टील को यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, और सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं। ये मैंने पार्ट के फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। अब आर्मेचर का कारण आकार पता पड़ गया, बेलनाकार। किसका बना होता है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। अब आर्मेचर का कार्य क्या होता है? आर्मेचर का कार्य होता है, आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स को काटकर ईएमएफ या बैक ईएमएफ उत्पन्न करता है। मतलब कि आर्मेचर का जो कार्य क्या होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स को काटकर ईएमएफ या बैक ईएमएफ उत्पन्न करता है। अब यहाँ मैंने 2 चीज़ रखी हैं, ईएमएफ और बैक ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ हमारा किस में उत्पन्न करता है? जनरेटर के अंदर। किसके अंदर करता है? जनरेटर के अंदर। और बैक ईएमएफ किसके अंदर करता है? ये हमारे मोटर के अंदर करता है। तो ये हमारा किसका कार्य होता है? आर्मेचर। अब आर्मेचर, तो ये तो हमारा आर्मेचर का ऊपर से ओवरऑल व्यू था। अब आर्मेचर का जो मेन कार्य है वो है आर्मेचर बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। तो आर्मेचर का कार्य क्या है? आर्मेचर का कार्य होता है हमारा आर्मेचर बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। ये किसका कार्य होता है? हमारा आर्मेचर का कार्य होता है कि आर्मेचर बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। ये हमारा किसका कार्य होता है? आर्मेचर का। तो ये हमारा आर्मेचर का क्या है? पढ़ने लायक पॉइंट है कि आर्मेचर कैसा होता है? बेलनाकार। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का या कास्ट स्टील का हमारा बना होता है। दोस्तों, जो आर्मेचर है वो आर्मेचर को हम क्या है? पतली पतली पत्तियों से जोड़कर बनाते हैं। आर्मेचर को क्या है? आर्मेचर को हम क्या करते हैं? पतली पतली पत्तियों से जोड़कर बनाते हैं। पतली पतली पत्तियों से जोड़कर बनाते हैं।
पत्तियों से जोड़कर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर को हम क्या पतली पतली पत्तियों से जोड़कर बनाते हैं, क्योंकि पतली पतली पत्तियों की से क्यों बनाते हैं, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। मतलब कि जो ये हमारा आर्मेचर होगा, ये जैसे कि हमारा इसमें क्या हमारी पतली पतली स्टम्पिंग करके हम कई सारी पत्तियों से हम इसको इस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या है आर्मेचर को पतली पतली पत्तियों को कई सारी पत्तियों को स्टम्पिंग करके बनाते हैं। और पत्तियों की जो मोटाई होती है, इन पत्तियों की क्या है जो हमारी मोटाई होती है वो आपको सबको पता है 0.35 से 0.5 mm होती है। तो आर्मेचर की पत्तियों की मोटाई कितनी होती है हमारी 0.35 से लेकर के 0.5 mm हमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है आर्मेचर के बारे में पूरी नॉलेज थी। अब ये हमारा आर्मेचर जो पार्ट है वो पूरा हो गया। कैसा बना होता है, बेलनाकार। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील या कास्ट स्टील का। क्यों बनाते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, पहली वीडियो में। अब आर्मेचर का जो कार्य होता है वो बैक ईएमएफ या ईएमएफ उत्पन्न करना। ईएमएफ किस में उत्पन्न करता है, जनरेटर में। बैक ईएमएफ किस में उत्पन्न करता है, मोटर में। ठीक है, आर्मेचर का जो कार्य होता है वो आर्मेचर बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। अब हम पढ़ेंगे आर्मेचर बाइंडिंग को आधार, वो आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ेंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, पांचवा पार्ट। और आर्मेचर को क्या है हम पतली पतली पत्तियों से जोड़कर बनाते हैं, मतलब कि छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों से जोड़कर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। और इसमें सिलिकॉन जो मिलाते हैं वो हम किसको मिलाते हैं, सिलिकॉन स्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हम इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं। और भी सिलिकॉन मिलाने के कुछ क्या है बेनिफिट्स होते हैं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में पार्ट्स के में क्लियर कराए थे कि सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इससे हमारी मोटर क्या है कम हीट होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अगले पार्ट्स पे। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा कौन सा, आर्मेचर बाइंडिंग। जो हमारा अगला पार्ट है वो कौन सा है हमारा, आर्मेचर बाइंडिंग। ठीक दोस्तों, आर्मेचर में क्या है कुछ और चीज हमको क्या है एक दो याद रखने की है कि आर्मेचर में बाइंडिंग करने से पहले जो आर्मेचर के खांचे होते हैं उसमें क्या है माइकानाइट लगाया जाता है। आर्मेचर में बाइंडिंग करने से पूर्व खांचों में माइकानाइट लगाया जाता है। मतलब कि आर्मेचर खांचों में जो बाइंडिंग को करेंगे हम, आर्मेचर बाइंडिंग को डालेंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं माइकानाइट को चालक पदार्थ का उसमें जमाते हैं। ठीक है, जिससे कि ये क्या आर्मेचर को स्पर्श नहीं करे एक दूसरे से, ये दोनों क्या है सेपरेट रहे हैं। अब देखो आर्मेचर को क्या हमने बाइंडिंग कर दी, जैसे कि हमने क्या को चालक पदार्थ माइकानाइट लगा दिया, तो हम पतली पतली बहुत स्लाइड्स देखते हैं वो माइकानाइट होती है। ठीक है, अब इसको क्या है जब हम बाइंडिंग करते हैं तो हमने बाइंडिंग करती तो जो बाइंडिंग क्या है कुछ लूज रह जाती है। जो आर्मेचर बाइंडिंग क्या है खांचों में कुछ लूज रह जाती है, तो आर्मेचर बाइंडिंग को टाइट मतलब कि उसमें खांचों में फिक्स करने के लिए, टाइट करने के लिए हम एक और पदार्थ यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं बैंडेज लगाते हैं। तो आर्मेचर खांचों में बाइंडिंग को मजबूत बनाए रखने के लिए हम क्या लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं। तो आर्मेचर में, तो अगला देखो, आर्मेचर में से बाइंडिंग को बाहर निकलने से रोकने के लिए बैंडेज का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है, बैंडेज का उपयोग किया जाता है। अब बैंडेज के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो बैंडेज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, बांस की पतली पतली पत्तियां ले सकते हैं, बांस, जूट, पटसन, ETC।
इन चीज़ों को हम क्या है इसमें यूज कर सकते हैं। बांट, जूट, पटसन हम इसमें बैंडेज के रूप में यूज करते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर के बारे में पूरा क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना आर्मेचर में बाइंडिंग से पहले क्या हम उसके खांचों में लगाते हैं, तो वो क्या लगाते हैं हम माइका नाइट। क्या लगाते हैं हम माइका नाइट। और बाइंडिंग को आर्मेचर खांचों से बाहर निकलने के लिए उनको उसमें बनाए रखने, क्योंकि जब हमारा आर्मेचर घूमेगा तो हम मान ले हमारी बाइंडिंग लूज हुई तो वो तो खांचों में से निकल जाएगी, वो तो क्या खांचों में से निकल जाएगी। तो उसको खांचों में से निकलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से बाहर निकलने से रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं हम बैंडेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बैंडेज। बैंडेज के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं, बांस यूज कर सकते हैं, पटसन यूज कर सकते हैं, जूट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट जो है हमारा आर्मेचर बाइंडिंग, कि आर्मेचर बाइंडिंग हमारा होता क्या है। दोस्तों जो हमारा आर्मेचर है उस आर्मेचर नहीं, वो तो आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस था। ठीक, तो अब हम चलते हैं आर्मेचर बाइंडिंग। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो कौन सा हमारा आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग। अब हमारा पार्ट कौन सा, आर्मेचर बाइंडिंग। सबसे पहले आर्मेचर बाइंडिंग को हम किस में स्थापित करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग को आर्मेचर खांचों में स्थापित किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर खांचों में स्थापित किया जाता है। किस में स्थापित किया जाता है, आर्मेचर खांचों में स्थापित किया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग हमारी किसकी बनी होती है, सुपर इनेमल्ड ताम्र, कॉपर तार की बनी होती है। जो हमारी आर्मेचर बाइंडिंग है वो कैसे तार की बनी होती है, सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर की बनी होती है। तो आर्मेचर बाइंडिंग हम बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, सुपर एनेमल्ड। ये पूछा जाता है कि जो हमारी आर्मेचर बाइंडिंग है वो कैसे वायर की बनी होती है, सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर की बनी होती है। और फील्ड बाइंडिंग हमारी कैसी बनी होती है, एलिनीकृत विद्युत रोधी ताम्रतार या कॉपर वायर की बनी होती है। जो अब आर्मेचर का जो हमारा कार्य क्या होता है, आर्मेचर का कार्य होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। चुंबकीय फ्लक्स को काटकर ईएमएफ उत्पन्न करना, ये हमारा आर्मेचर का कार्य होता है। तो आर्मेचर का बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, आर्मेचर बाइंडिंग का कार्य चुंबकीय फ्लक्स को काटकर ईएमएफ उत्पन्न करना। ठीक है दोस्त, जो इससे पहले मैंने पॉइंट लगाया था ईएमएफ और बैक ईएमएफ, वो ये वाला टॉपिक, वो पॉइंट यहाँ का था, वो मिस्टेक से थोड़ा गलती से लिखा आ गया। जो हमारा ईएमएफ है दो प्रकार का होता है। डीसी मशीन में जो हमारा ईएमएफ हो सकता है वो आर्मेचर में दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो होता सकता है जनरेटेड ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ, और एक होता है हमारा बैक ईएमएफ। ठीक है, एक तो होता है उत्पन्न ईएमएफ और एक होता है बैक ईएमएफ। उत्पन्न ईएमएफ कौन करेगा जनरेट, हमारा जनरेटर, क्योंकि जनरेटर के अंदर कौन सा ईएमएफ होगा, जनरेटेड ईएमएफ या उत्पन्न ईएमएफ। और मोटर के अंदर कौन सा होगा, हमारा बैक ईएमएफ। ठीक है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में कौन सा ईएमएफ होगा, हमारा बैक ईएमएफ। और आर्मेचर के अंदर कौन सा ईएमएफ होगा, डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ। और डीसी जनरेटर में आर्मेचर के अंदर कौन सा होगा, हमारा जनरेटेड ईएमएफ हमारा होगा। ये होता है हमारा आर्मेचर। अब देखते हैं हम आर्मेचर से आगे कि आर्मेचर जो बाइंडिंग है वो हमारी दो प्रकार की होती है। जो आर्मेचर को खांचों में हम स्लॉट्स में डालते हैं वो कितने टाइप से कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं दो प्रकार से। तो आर्मेचर के अंदर जो बाइंडिंग होती है वो हमारी कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, ये समझ में आया होगा आर्मेचर को खांचों में स्थापित किया जाता है। इस और जो कैसे वायरों की बनी होती है, सुपर एनिमल्ड कॉपर वायरों की बनी होती है। और इसमें क्या, इसका कार्य क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटकर ईएमएफ उत्पन्न करना। ईएमएफ आपको बताई दिया कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। अब देखेंगे हम आर्मेचर बाइंडिंग के प्रकार। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर बाइंडिंग हमारी क्या है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, हमारी दो प्रकार की होती है। आर्मेचर बाइंडिंग हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारी लैप बाइंडिंग,
और एक होती है हमारी वेव बाइंडिंग। एक होती है हमारी लैप बाइंडिंग और एक होती है हमारी वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग को बोलते हैं हम चंडाव कुंडलन और इस वेव बाइंडिंग को बोलते हैं हम तरंग कुंडलन। क्या बोलते हैं? तरंग कुंडलन, चंडाव कुंडलन और तरंग कुंडलन। अब हम इनको एक एक को हम डिस्कस करते हैं अच्छे से कि चंडाव कुंडलन लैप किस बाइंडिंग कब करेंगे और वेव बाइंडिंग कब करेंगे। देखो हमारी होती है, एक होती है लैप और एक होती है हमारी वेव। एक होती है हमारी लैप और एक होती है हमारी वेव। अब देखो लैप बाइंडिंग हमारी कब करते हैं? सबसे पहले लैप बाइंडिंग होती कैसी है, दिखती कैसी है? तो लैप बाइंडिंग हमारी क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई जाती है। मतलब कि लैप बाइंडिंग क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। यह बाइंडिंग एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ओवरलैप करती है कैसे करती है? जैसे कि हमारे क्या है, ये बाइंडिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हमारी क्या है, जैसे ये खांचों में गई और ये बाहर निकली होगी, फिर दूसरे खांचे में जाएगी, ठीक है, फिर ये क्या करेगी, हमारी दूसरे खांचे में जाएगी, फिर ये हमारी वापस आएगी, फिर उल्टी हमारी उसी टर्न्स में जाएगी, फिर हमारी उस खांचे में जाएगी, फिर आगे जाएगी। इस तरह हमारी क्या है, वो ये हमारी क्या है, चलती रहती है। मतलब कि ये एक टर्न्स आया, फिर उसी के ऊपर दूसरा टर्न आ गया, कुछ पार्ट छोड़ करके अगले टर्न्स आ गए। मतलब कि एक दूसरे को क्या करती है, ये ओवरलैप करती है। तो ये सिंगल टर्न्स है, मल्टीपल टर्न्स भी हो सकते हैं। अभी मैंने एक टर्न्स दिखाया, मल्टीपल आर्मेचर के अंदर क्या है, मल्टीपल टर्न्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारी वेव बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, तरंग बाइंडिंग। यह बाइंडिंग क्या करती है, लहर के रूप में चलती है। कैसे चलती है, लहर के रूप में। यह बाइंडिंग लहर के रूप में चलती है। मतलब ये बाइंडिंग क्या करती है, लहर के रूप में चलती है। जैसे कि लहर हमारी इस तरह चलती है, आगे बढ़ती जाती है, कभी लहर एक पीछे नहीं आती। तो इसकी जो हम बाइंडिंग करते हैं वो कैसी होती है, जैसे कि मान लो हमारी बाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, अब ये खांचे में गई तो ये हमारी यहाँ पे आई, ये अब ये हमारी पीछे को नहीं आती, उल्टी क्या करती है, आगे जाती है। तो ये क्या करती है, आगे फिर ऐसे खांचों में फिर क्या है, जाती, ऐसे हमारी क्या है, ये आगे हुई चल बाइंडिंगों में करते हुए जाते हैं। तो ये हमारी होती है वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग हम आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे कि लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में और इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ याद रखने हैं। तो इनको आप बना लीजिए दोनों डायग्राम। देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरले, परंतु ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आगे जा रहा है। इस खांचे में गया, फिर अगले में, फिर उससे अगले में, फिर उससे अगले में, फिर उससे अगले में। और इसमें क्या है, मान लो जैसे ये खांचा है तो इसमें गया, फिर उस खांचे में गया, फिर उससे वापस पीछे के खांचे में आई बाइंडिंग, फिर उससे अगले खांचे में गई, फिर उससे पिछले में आई, उससे अगले में। मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये सिंगल टर्न्स दिखाए हैं, मल्टीपल टर्न्स भी हो सकते हैं, 100 टर्न्स भी हो सकते हैं, 200 टर्न्स भी हो सकते हैं। हमारे क्या कितने टर्न्स की हम बाइंडिंग कर रहे हैं, तो उतने टर्न्स हम उसमें क्या है डालते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। अब देखते हैं और पॉइंट। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ कि जो हमारी आर्मेचर बाइंडिंग है उसमें क्या है, लैप बाइंडिंग में जो ये हमारा क्या है, इसको कब प्रेफर करते हैं कि लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग को कब प्रेफर करते हैं। जैसे किसको हमको क्या है, जब मान लिया हमको ज़्यादा करंट चाहिए तो हम कौन सी बाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर के अंदर। ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम कौन सी बाइंडिंग करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये क्या है हमारा लैप और इसमें क्या है वेव। तो जो इस बाइंडिंग को हम लैप बाइंडिंग को, इस बाइंडिंग को उच्च, ऐसे लिखो दोस्तों, यह बाइंडिंग उच्च धारा निम्न वोल्टेज की होती है। यह बाइंडिंग कैसे उसकी होती है, उच्च धारा निम्न वोल्टेज, मतलब कि हाई करंट लो वोल्टेज। जब हमको क्या है, हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिएगा तो हम कौन सी बाइंडिंग प्रेफर करेंगे, हमारी लैप बाइंडिंग, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट उसमें क्या है, हमारा वेव हो जाएगा। मतलब कि हाई करंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, लो करंट, और इसमें हाई लो वोल्टेज है तो उसमें हाई वोल्टेज। तो वेव बाइंडिंग को क्या करते हैं, यह बाइंडिंग उच्च वोल्टेज
निम्न धारा की होती है। यह वाइंडिंग उच्च वोल्टेज निम्न धारा मतलब कि हाई वोल्टेज और लो करंट, इसको कब प्रेफर करेंगे, जब हमको क्या वोल्टेज हाई चाहिएगा तो हम कौन सी वाइंडिंग करेंगे, वेव, और लो करंट चाहिए तो कौन सी करेंगे, वेव, और जब हमारी क्या है हाई करंट चाहिए और लो वोल्टेज चाहिए तो हम कौन सी करेंगे, लैप। अब इनको याद कैसे रखना है कि ये तो हमको क्या है पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, परंतु इसको याद कैसे रखना है कि कब हाई करना है, कब हाई करंट होगी, कब इसमें लो करंट होगी। तो इसको याद रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों, लैब में कोई वर्ड ऐसा नहीं आ रहा जिससे हमको क्या पता चले कि करंट हमारी हाई है कि लो है, परंतु इसमें देखो वेव में क्या है हमारा बी आ रहा है, बी का मतलब क्या है वोल्टेज, बी का मतलब क्या है वोल्टेज। तो इसमें क्या है तुम लगा लेना अपने दिमाग से कि इसमें बी आ रहा है तो बी का मतलब क्या होता है हमारा हाई वोल्टेज, बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा हाई वोल्टेज। जब वोल्टेज हाई है तो हमारी करंट क्या होगी, लो, वोल्टेज जब हमारा हाई है तो करंट क्या होगी हमारी लो। तो इसको यूज कब करते हैं हम, जब हमारा हाई वोल्टेज लो करंट, बी से मतलब समझ जाएंगे हम कौन क्या है हाई वोल्टेज के लिए। जब ये हमारा हाई वोल्टेज लो करंट के लिए है तो ये हमारे किसके लिए होगी, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए, मतलब यहाँ वोल्टेज हाई है तो यहाँ वोल्टेज लो, जब यहाँ करंट हाई है तो यहाँ करंट लो है तो वहाँ करंट हाई, एक दूसरे के क्या है बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया कि ये किसके लिए है, वोल्ट, इसमें बी दिख रहा है, बी का मतलब क्या वोल्टेज हाई है, ये समझना, बी दिख रहा है, बी का मतलब क्या वोल्टेज हाई है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, इसमें बी दिख रहा तो समझ जाना इसमें वोल्टेज हाई है और इसमें करंट हाई हो जाएगी। जब इसमें वोल्टेज आई है तो करंट कम होगी, तो इसमें करंट ज़्यादा, और इसमें करंट ज़्यादा तो वोल्टेज कम होगा। ये हमारा क्या है समझना है इस तरीके से, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि किसको हम हाई वोल्टेज लो करंट के लिए प्रेफर करें और किसको लो वोल्टेज हाई करंट के लिए प्रेफर करें, ठीक है। तो ये हमको क्या है इस तरह हमको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे कि थर्ड पॉइंट क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या होता है, तीसरा बिंदु, ठीक है, इसको नोट करते हुए चलना और अपने नोट्स बनाते हुए चलना। तीसरा बिंदु है जो लैप बाइंडिंग है और वेव बाइंडिंग में है, उसमें समांतर रास्तों की संख्या हमेशा पोलों की संख्या के बराबर होती है। इसमें समांतर रास्तों की संख्या पोल की संख्या बराबर होती है। इसमें क्या है समांतर रास्तों की संख्या हमारी किसकी संख्या बराबर होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है। जो हमारी लैप बाइंडिंग है उसमें क्या है समांतर रास्तों को लिखते हैं हम ए से और पोलों को लिखते हैं हम पी से, मतलब कि जिसमें इसमें जितने हमारे पोल होंगे उतने ही हमारे क्या है पैरेलल पाथ होंगे, मतलब कि करंट के जाने के लिए उतने ही हमारे रास्ते होंगे। इसमें जितने यदि मान लो 4 पोल हैं तो 4 ही समांतर रास्ते होंगे, 8 पोल है तो 8 ही समांतर रास्ते होंगे, 10 पोल है तो 10 ही समांतर रास्ते होंगे। और वेव बाइंडिंग में क्या है समांतर रास्तों की संख्या, इसमें समांतर रास्तों की संख्या हमेशा 2 होती है, मतलब कि इसमें a बराबर कितने होंगे 2, इसमें हमेशा a बराबर कितने होंगे 2, मतलब तो इस जो हमारी वेव बाइंडिंग है उसमें समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है 2, और लैप बाइंडिंग में जितने पोल हैं उतने हमारे क्या है समांतर रास्ते होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको क्या है याद रखना है। अब इसको कैसे याद रखें सर, कि इसको कैसे याद रखें कि किस में हमारे पैरेलल पाथ बराबर हैं, किस में हमारे 2 पोल हैं, किस में पोलों के बराबर, किस में समांतर रास्ते पोल के बराबर है, किस में दो हैं। तो इसको देखो इसमें क्या है लैप, इसमें क्या है लैप, मतलब कि ए के बगली में हमारा क्या आ रहा पी, ए से हमारा क्या है समांतर रास्ते, पी से हमारा क्या है पोल, मतलब कि इसमें समांतर रास्ते और पोल की संख्या आपस में क्या है बराबर, इसमें क्या है समांतर रास्ते और पोल की संख्या आपस में क्या है बराबर, जितने हमारे समांतर रास्ते उतने हमारे क्या है पोल के संख्या, जितने यदि मान लो समांतर पोल हमारे 4 हैं तो समांतर रास्ते 4, पोल हमारे 6 हैं तो समांतर रास्ते 6। अब इसमें कैसे याद रखें, यदि इसको मान लो जिसमें तो ए बराबर पी होगा तो इसमें देखो वेव बी ए बी ई, ठीक है देखो इसमें ए है, ये ए का मतलब समांतर रास्ते। अब इसमें दो को हम कैसे याद रखें, ए के बाद में कितने अक्षर आ रहे हैं, एक और एक 2, कितने आ रहे हैं 2, तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि इस वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है 2, क्योंकि ए के बाद में 2 वर्ड हमारे आ रहे हैं और इसमें ए के बाद में जस्ट हमारा क्या आ रहा है पी, तो ए बराबर पी और इसमें ए बराबर 2, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट
कि इसमें हमारे क्या है, समांतर रास्तों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, और इसमें हमारे समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अब देखो इसमें एक बिंदु और है कि लेफ्ट बाइंडिंग में कार्बन ब्रश की संख्या हमेशा पोल की संख्या के बराबर होती है। इसमें कार्बन ब्रश की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। इसमें जितने हमारे समांतर पोल होंगे उतने हमारे क्या है, ब्रश होंगे, मतलब कि B बराबर हमारा P, B से ब्रश और P से पोल। ठीक है, और इसमें हमारे क्या है, ब्रश की संख्या हमेशा कितनी होगी, 2। ब्रश की संख्या हमेशा 2 होती है। B बराबर हमारे 2 हो जाएंगे। इसमें ब्रश की संख्या हमारी पोलों की संख्या के बराबर, और उसमें ब्रश की संख्या हमारी हमेशा 2 होती है। तो ये हम आपको क्या है, याद रखना है। तो ये हमारी लेफ्ट बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग में कुछ कंपैरिजन हो गया। ठीक है, अब इससे आगे हम जब और कुछ भी आपको जानना है, हालांकि इससे आगे और भी पॉइंट हैं, अभी पढ़ाने को तो मैं 10-12 पॉइंट पढ़ा सकता हूँ कि इसमें हम क्या है, वेब बाइंडिंग में डमी कॉइल का यूज करते हैं, इसमें इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं। इसमें वेब बाइंडिंग में हम डमी कॉइल का यूज करते हैं, इक्विलाइजर रिंग का यूज हम वेब लेब के लिए करते हैं। तो ये भी मैं आपको क्या है बता सकता हूँ, तो आपको क्या है ज़्यादातर पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि लेब बाइंडिंग के प्रकार और वेब बाइंडिंग के प्रकार, बस इतना आज हम पढ़ेंगे, फिर हम क्या चल जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। आपको क्या है, नोट करते हुए चलना है और सब कुछ लिखते हुए चलना है। इतने अच्छे नोट्स आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं बनवाएंगे। हम भी कहीं पढ़ाएंगे तो हम डायरेक्ट इतना नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको क्या है, शॉर्ट सिलेबस कराना होता है। 2 साल का सिलेबस को हमको यदि 3-4 महीने में कराना हो तो हम इस तरह नहीं करा सकते, इतने डिटेल से नहीं बताएंगे। वहाँ हम समझाएंगे हालांकि सब चीज़, परंतु लिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी लेब बाइंडिंग है वो 4 प्रकार की होती है। वेब बाइंडिंग है वो भी हमारी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। लेब बाइंडिंग हमारी 4 प्रकार की होती है, वेब बाइंडिंग हमारी 4 प्रकार की होती है। पहली लेब बाइंडिंग के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, सिंपलेक्स लेब बाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स लेब बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लेब बाइंडिंग, क्वार्टरप्लेक्स लेब बाइंडिंग। सिंपलेक्स लेब बाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स लेब बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लेब बाइंडिंग, क्वार्टरप्लेक्स लेब बाइंडिंग। ठीक है, अब ऐसे इसमें होते हैं सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग। ठीक है, ड्यूप्लेक्स लेब वेब बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वेब बाइंडिंग, क्वार्टर प्लेक्स वेब बाइंडिंग। मतलब कि इसमें सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स वेब बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वेब बाइंडिंग, क्वार्टरप्लेक्स वेब बाइंडिंग, मतलब सिंपलेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वार्टरप्लेक्स। यदि लेब है तो लेब, वेब है तो वेब। ठीक है, अब इसमें देखो हमको याद रखने की चीज़ है वो क्या है कि जो इसमें हमारे सिंपलेक्स में जो समांतर रास्ते होते हैं हमारे क्या होते हैं, क्योंकि लेब में तो ए बराबर पी, परंतु सिंपलेक्स के लिए जो हमारा समांतर रास्ते होते हैं वो पोल हैं। सिंपलेक्स के लिए 1 लगाना है। सिंपलेक्स में जो हमारे समांतर रास्ते होंगे वो ए बराबर 1p, डुप्लेक्स में हमारे क्या होंगे, ए बराबर 2p, ए बराबर 2p। ट्रिप्लेक्स में जो हमारे समांतर रास्ते होंगे वो क्या होंगे, ए बराबर 3p, ए बराबर 3p। और क्वार्टरप्लेक्स में हमारे क्या होंगे, ए बराबर 4p। कितने होंगे, ए बराबर 4p। सिंपलेक्स के लिए AP ए बराबर 1p, डुप्लेक्स के लिए ए बराबर 2p, और ट्रिप्लेक्स के लिए ए बराबर 3p, और फोरप्लेक्स के लिए ए बराबर 4p। ये मान लो कि किसी जनरेटर के अंदर क्वार्टरप्लेक्स लेफ्ट बाइंडिंग है, क्वार्टरप्लेक्स लेफ्ट बाइंडिंग है। 4 पोल DC जनरेटर के लिए 4 पोल DC जनरेटर में क्वार्टरप्लेक्स लेफ्ट बाइंडिंग है, तो उसमें समांतर रास्ते कितने होंगे, क्योंकि पोल उसने 4 दे दिए। क्वार्टरप्लेक्स बाइंडिंग कर रहा है, वो लेप कर रहा है, तो हमारे कितने होंगे, 4 जगह 16।
तो उसमें समांतर रास्ते कितने हो जाएंगे 16। अब वेव बाइंडिंग में हमारे जो सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग में जो समांतर रास्तों की संख्या होती है वो हमेशा 2 होती है। क्या होती है? 2। ड्यूप्लेक्स में समांतर रास्तों की संख्या होती है हमारी 4। ट्रिपलेक्स में हमारी समांतर रास्तों की संख्या होती है 6। ट्रिपलेक्स में हमारी समांतर रास्तों की संख्या क्या होती है? 6। क्वार्टरप्लेक्स में हमारी समांतर रास्तों की संख्या होती है 8। तो ये आपको क्या है? याद रखने हैं। सिंपलेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिपलेक्स, क्वार्टरप्लेक्स। सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग में 1p, 2p, 3p, 4p। वेव बाइंडिंग में 2, 4, 6, 8। लैप में 1p, 2p, 3p, 4p। वेब में 2, 4, 6, 8। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे जो भी पार्ट है हम वो हमारे क्या है जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उनमें हमको ज़्यादा चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने 2 खास मित्रों के साथ में शेयर करना है। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किस अगले पार्ट्सों के साथ। जय हिंद दोस्तों।